है ना कि सर अब देखे आपको 2-3 चैप्टर में ठीक ही ठाक पढ़ाए, सब बात पढ़ा ही देते हैं तो काहे की टेंशन लें हम लोग अब सब छोड़ दिए आप पे। चलिए, वो जो देख रहे थे ना, ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, थोड़ा सा सोचे कुछ बता दें रिवीजन के तौर पे। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन वेरी कॉमन, इसके शब्दों पे ही ध्यान रखिएगा। स्टेट मतलब हो गया एकदम सीधा फंक्शन, पाथ पे फॉलो नहीं करता। हाउ द चेंज अकर्स डजंट मैटर, चेंजेज अकर्स, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात। टेम्परेचर का बढ़ जाना, यहाँ समझाए थे कि एक आदमी यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता है, ये लिफ्ट से जाता है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हो जाती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे ऊपर तक पहुंचाए। ठीक है, ये और वर्क जो है ना पाथ फंक्शन है, ये फोटो से समझाए हुए हैं कि वर्क रास्ते पे डिपेंड करता है ना, कि कौन से एंगल से आपने फोर्स दिया हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। तो जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन कहते हैं, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। अब एक शब्द होता है स्टेट वेरिएबल, तीसरा स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स कहने का क्या मतलब होता है, देखिएगा बिल्कुल आसान सा शब्दों में समझिए। जिस टर्म से किसी स्टेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितना, पहले वो कितना टेम्परेचर पे था, पहले वो कितना प्रेशर पे था, पहले उसकी वॉल्यूम क्या थी, ये सब वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर किसी भी सिस्टम का क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स होता है ना। द टर्म द टर्म वेरिएबल मतलब टर्म है, यहाँ पे टर्म यूज्ड फॉर डिफाइन द initial and final state, initial and final state of the system known as state variables। ये बिल्कुल साधारण सा टर्म है। देखिए, एक बॉडी, एक सिस्टम, यहां से यहां इनिशियल और फाइनल स्टेट हो गया, ये इनिशियल और ये फाइनल। ये इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम है और ये फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम है। तो बदलाव क्या क्या टर्मों का हो सकता है, तो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या है सिस्टम का, फाइनल प्रेशर क्या है सिस्टम का। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या है सिस्टम का, फाइनल टेम्परेचर क्या है सिस्टम का। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या है सिस्टम का, फाइनल वॉल्यूम क्या है सिस्टम का। तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जनरली क्या कहलाता है, मतलब कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए हम लोग कौन कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। हमने कल सिखाया था कि किसी सिस्टम, आप भी एक सिस्टम है, तो इनिशियल क्या थे और फाइनली क्या है। अब हम लोगों को स्टेट किस तरह से नापे जाता है, पहले साइकिल से चलता था, अब देखिए 4 व्हीलर से चल रहा है। पैसा, पहले कुछ हो नहीं था, अब देखिए कितना अमीर हो गया। ये वेरिएबल्स है। तो सिस्टम का जो कल समझा रहे थे हम आपको कि एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन होता है, याद है।
सिलेंडर और पिस्टन वाला बात याद है, इंजन वही सिस्टम है हम लोगों का। तो उस सिस्टम का प्रेशर कितना इनिशियल और फाइनल प्रेशर कितना, उसका जो वॉल्यूम की कैपेसिटी है, क्या उतना वॉल्यूम गैस होल्ड किया या ना किया, है ना। एकदम इंजीनियर की तरह सोचिए ना, जैसे वो चाहे मिस्त्री की तरह सोचिए, यदि नहीं सोच पाते हैं तो। अब कोई सिलेंडर में कहीं लीकेज है तो क्या चेक होगा, प्रेशर कितना बनना चाहिए था, अब प्रेशर कितना बन रहा है, दैट इज इनिशियल और फाइनल, ये सब स्टेट वेरिएबल्स लिख दीजिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्टेट वेरिएबल्स है। एक और भी हो सकता है, जो अमाउंट है, ये अमाउंट नंबर ऑफ मोल में होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल और फाइनल नंबर ऑफ मोल, n बराबर नंबर ऑफ मोल। ये सब टर्म स्टेट वेरिएबल है, किसी सिस्टम को डिफाइन करना है, शुरुआत में क्या था बाद में क्या है, तो हम लोग ये टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यही सब कल एनसीईआरटी में देख रही थी, जो कंफ्यूज कर रहा था स्टेट फंक्शन से, है ना। वहीं से शुरू किए कि भाई प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब ही डिफाइन करने के लिए होता है सिस्टम का, कि पहले प्रेशर कितना था अब प्रेशर कितना है। जैसे एसी का गैस लीक करता है, कैसे चेक करता है कि मिस्त्री उधर जाकर के देखेगा गैस चैम्बर में प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि प्रेशर का मशीन होगा एक, यदि नहीं बन रहा है, बैरोमीटर या मैनोमीटर कहते हैं जो प्रेशर मेजर करता है, वो लगाएगा कि भाई एक एसी के सिलेंडर में यदि ये 2 टन का है तो इतना प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन इतना प्रेशर इसमें बन नहीं रहा है, इसका मतलब गैस की कमी है। बस इतना सब बात है। हम लोग बाहर से कैसे इस सिस्टम को चेक कर देंगे, एसी को ठंडा कितना कर रहा है, कितना करना चाहिए था, है ना, ये कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को कूल कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितना कर रहा है, इससे ये सिस्टम चेक हो जाएगा। दैट इज स्टेट वेरिएबल्स। एकदम ये जो है ना, एकदम प्रैक्टिकल चीजों को समझना है, इस चैप्टर जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है। चौथा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, पहले हम इंटेंसिव लिखेंगे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कारण है लिखने का, देखो देखो बच्चा, हम एक अक्षर घेर रहे हैं, थोड़ा समझना, ये सब कंफ्यूजिंग है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, हाँ, मास इंडिपेंडेंट। देखो इन घेरे हैं, इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज मास इंडिपेंडेंट। तो ये मास पे डिपेंड करेगा, ये सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ गैस है, तो वैसा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव कहलाएगा। और यदि मास पे डिपेंड नहीं करता तो इंटेंसिव कहलाएगा। जैसे हम लोग के बॉडी का बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री, थोड़ा सा बात को रियलाइज करिए। इन बॉडी टेम्परेचर, अरे 36 डिग्री कहता है ना लोग, 35-36 डिग्री होता है, 35.5 डिग्री नहीं, बॉडी टेम्परेचर ना पता है 36 डिग्री। ये मास पे डिपेंड नहीं करता हमारा, हम एक सिस्टम है मान लिया कि, तो हम एक सिस्टम में हमारा बॉडी टेम्परेचर भी 35 और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर भी 35,
अब कोई एक भारी आदमी 100 किलो का है तो उसका बॉडी टेम्परेचर क्या 38 हो जाएगा क्या? सबका 35 है। मास पे डिपेंड किया कि कितना हल्का या कितना भारी। तो मास पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड न करे सिस्टम का, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। दूसरे तरह से एक बार और डिफाइन करते हैं इसको कि जो प्रॉपर्टी सिस्टम को काट देने के बाद भी न बदले, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। है ना, एक सिस्टम है, उसको पीस पीस में, 4 पीस में, भाग में बांट दी। हम लोग का बॉडी 4 पीस में बांट देंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। है ना, एक जगह का अंतर पड़ता है। बायोलॉजी वाला यदि होगा तो जानता होगा कि उधर क्या जाना हमको। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज are known as intensive properties। इसी को लिख सकते हो वैसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे। क्लियर हो गया ना? देखो क्या मिलाना है, उस आईएन को इस आईएन से मिला देना, याद रहेगा यार। है ना, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज वही बतवा लिखेंगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which does not change upon कट लिख देते हैं, काटने के बाद भी चेंज नहीं करे। लैंग्वेज है, कटिंग लिख देगा, आफ्टर कटिंग। ठीक तो है ना, काट देने के बाद भी प्रॉपर्टीज सेम ही रहे, यानी मास पर डिपेंड नहीं किया। 50 kg का, कोई 60 kg का, इस पर डिपेंड नहीं किया। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव। जबकि एक्सटेंसिव किसको कहते हैं? आगे लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल लिख के याद नहीं कराना, एग्जाम्पल एक्चुअली में समझाना होता है। डेंसिटी, ठीक है। और क्या है डेंसिटी? कैसे? मास बाई वॉल्यूम तो है डेंसिटी का डिफिनीशन। हाँ समझाओ ना हमको, वही तो समझाना है। कैसे डेंसिटी है? हाँ बात सही है। अब हम नहीं समझे तो फिर से समझाओ। लिखो लिखो, रहने दें, हम समझा देंगे तो तुमको समझ आ जाएगा। ऐसे ठीक है, तुम्हारा एग्जाम्पल ठीक है। लिखिए जल्दी से, समझाएंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल समझना रहता है। और उधर लिखेंगे एक्सटेंसिव, थोड़ा सा जगह आप भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे खाली तो रटना हुआ समझ के। डेंसिटी बच्चे बताइए, ठीक ही है। एक्सटेंसिव किसको कहेंगे? मास डिपेंडेंट। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which depends on mass content of the system।
मास या अमाउंट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। known as extensive properties। है ना, जो मास पे डिपेंड करता है। यानी कि यदि प्रॉपर्टीज बदल जाएगा यदि आप सिस्टम को काट दीजिएगा, सिस्टम को यदि दो भाग में आप काट दीजिए तो प्रॉपर्टीज चेंज कर जाएगा। क्या लिखे थे यहाँ पे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच डज नॉट चेंज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच चेंजेज। which changes upon cutting। upon cut known as extensive properties। लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल बताओ, शुरुआत वहां से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल, अब पता नहीं यूनिट एंड डायमेंशन में हीट कैपेसिटी वगैरह पढ़ा है, चार टर्म पे यहाँ पे। सिंपल वाला मास, खुद मास कैसा प्रॉपर्टी होगा, वॉल्यूम, है ना, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी। सब नया है, चार गो टर्म। मास वॉल्यूम जानते हो पहले से तुम लोग। हीट कैपेसिटी का नाम लेना चाहते हैं, पढ़ाएंगे थोड़ा देर के बाद। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टांस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। टी स्पेसिफिक लग जाएगा तो इंटेंसिव हो जाएगा। समझा रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल पूछे तब, नंबर ऑफ मोल डिपेंड नहीं करेगा जी अमाउंट पे, है ना। नंबर ऑफ मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पहला चैप्टर में पढ़ा ही था, 32 ग्राम गैस, 64 ग्राम गैस ऑक्सीजन गैस, तो नंबर ऑफ मोल तो डिपेंड करता ही अमाउंट पे। क्या करेगी, अब हम है ना यहाँ पे, क्या देखना है बताओ, हमको बताओ ना, दे देंगे। क्या अभी भी बैठे किया था, अभी ये जा रहा है, तुम गजब हाल है। लिख दिया जाओ। डेंसिटी कैसा टर्म है, सबसे पहला फैक्टर वही नाम लिया जाता है। डेंसिटी बराबर तो तुम लोग जानता होगा ना भाई, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो मास पे डिपेंड किया कि नहीं किया, तो कैसा प्रॉपर्टी डेंसिटी,
कैसे? कैसे ये तो समझ आ रहा है, यही समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, फिर एग्जाम्पल रटना नहीं पड़ेगा। ये चार को तो पढ़ना है, बाकी सब तुम लोग जान रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास इंडिपेंडेंट होता है, तो डेंसिटी हाउ यू कॉल द इंटेंसिव? जानता है सब, इसलिए पूछते हैं। सुनो, वाटर की डेंसिटी कितने? देखो कॉन्सेप्ट यहां से लो, वन। वाटर की डेंसिटी वन, वाटर की डेंसिटी वन। अब एक कुआं वाटर कितना डेंसिटी? एक गिलास वाटर, एक गंगा जी का वाटर, कहाँ बदल रहा है? पानी तो चेंज हो रहा है, पानी का अमाउंट तो चेंज हो रहा है, पानी का अमाउंट तो चेंज हो रहा है, डेंसिटी बदल रहा है क्या? तो कैसे मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं ना कर रहा है जी। अरे मेरी तरफ दिया ही दिया, यहाँ रहो तुम बिल्कुल दिमाग से, हम बहुत काम की बात समझा रहे हैं, यहाँ के बाद बहुत सारा एग्जाम्पल खुल जाएगा। देखो क्या होता है एक्चुअली में, 1 kg पानी 1 लीटर वॉल्यूम, डेंसिटी 1 kg पर लीटर। पानी 2 किलो तो वॉल्यूम भी 2 लीटर, डेंसिटी 1 kg पर लीटर। यही हो रहा था, एक गिलास पानी लो चाहे एक भर कुआं पानी ले लो, 200 किलो पानी, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? तो मास पे डिपेंड किया जी, डेंसिटी तो हमेशा 1 ही kg पर लीटर आ रहा है पानी का। तो किसी भी चीज की डेंसिटी मास पे डिपेंड। देखो मैथ मजबूत वाला आदमी, ये हम लोग 1 लाख बार बताते हैं ना, एग्जाम में आता है वहां पे जाके टिक करके आता है एक्सटेंसिव कि सर देखिए ना कितना आसान सवाल पूछा कौन। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल था, क्या टिक लगाए? डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम में होता है ना। तो ये ऐसा वाला ना, ये गेहूं सांप टाइप का सवाल है, ये आस्तीन का सांप है, ये गलती करा के आता है, इसलिए हम इसको इतना ध्यान दे करके समझा रहे हैं, है ना। यदि कोई टर्म बटा वाला है, ऊपर बढ़े साथ साथ में बराबर अमाउंट में नीचे भी बढ़ जाए, तो वो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मैथमेटिकली वो दिखाई दे रहा है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चूंकि वो रेशियो है, तो मास के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मास के साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, रेशियो सेम आ जाएगा। समझ में आया? अब एक चीज बताओ, मास कैसा क्वांटिटी था? देखो लिखे, वॉल्यूम कैसा क्वांटिटी था? समझ में आ रहा है कुछ? तो दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का जब डिवीजन करते हैं तो वो इंटेंसिव बन जाता है ना। ये जवाब तुम लोगों का चाहिए था हमको, कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन करते हैं तो इंटेंसिव हो जाता है ना। बाकी बात तो हम समझाए, लेकिन ये बात जरूरी था, है ना। यदि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो इंटेंसिव बन जाएगा। बताइए मोलरिटी कैसा क्वांटिटी है? क्यों? हाँ, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, तो उधर नंबर ऑफ मोल और इधर लीटर, तो वो भी बदलेगा तो ये भी बदलेगा, रेशियो सेम। तो यहां पर लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल में हम बात लिखेंगे, इसीलिए कहते थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, नहीं जोड़े छोड़े नोट में लिख दीजिएगा। नोट में, इफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज let P and Q divide, that is P by Q, then P by Q is
intensive, P by Q is intensive. If two extensive properties let P and Q, then P by Q is intensive. However, P plus Q, P minus Q, P गुना Q is extensive. अब इतने से बात से तुम ढेर सारा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो। यदि दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी P और Q है, ये दोनों को डिवाइड कर दें यानी P बटा Q कर दें तो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। जबकि P प्लस Q, P माइनस Q, P गुना Q ये सब एक्सटेंसिव ही रहेगा, केवल डिवीजन। और डिवीजन का है डेंसिटी का फॉर्मूला बता के बताए, ऊपर वाला बढ़ेगा साथ में नीचे वाला भी बढ़ जाएगा। अब एग्जाम्पल तुम लोग हाँ हाँ करना, डेंसिटी लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उधर देखो हीट कैपेसिटी लिखे थे, इधर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो शायद तुम लोग नोमा से जानता होगा। नहीं, एक फॉर्मूला पढ़ना था जी, Q बराबर मस्त, देखिए Q बराबर मस्त, मस्त से न लिखल है। ये S जो है ना, S जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। इसका यूनिट डायमेंशन तुम लोग फिजिक्स में निकाला भी होगा अभी अभी। S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ऊपर में ये हीट कैपेसिटी है Q और नीचे में मास, तो हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव था और मास भी एक्सटेंसिव है, तो डिवीजन में इंटेंसिव बन गया है। ठीक है, लिख दे क्या? ये जानता है सब। नेक्स्ट, मोलरिटी। अब मोलरिटी जब हम बोल दिए तब तुम लोग 10 गो शब्द बोल सकता है। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये दोनों बहुत बार आता है। ये दोनों, एगो डेंसिटी, एगो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर किसी भी शब्द के आगे लग जाए, मोलर इंट्रोपी मतलब पर मोल हो जाएगा। उधर में इंट्रोपी लिखे थे ना, इंट्रोपी एक्सटेंसिव है, अब मोलर लिख दिए तो पर मोल हो गया, तो दो एक्सटेंसिव का डिवीजन हो गया तो इंटेंसिव बन जाएगा। यही एक तरीका है जो समझने से, चूंकि जितना एग्जाम्पल लिखेंगे वो कमी नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी ढेर सारा है, समझ जाओगे बन जाएगा। मोलर इंथैल्पी, जहां मोलर लग गया कैसा क्वांटिटी होगा? इंटेंसिव हो जाएगा। इंथैल्पी पर मोल, मोलर इंथैल्पी, इंट्रोपी पर मोल, मोलर इंट्रोपी। एक दो अक्षर और जानता होगा तुम लोग, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ही लिख रहे, इसके आगे ही लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा सब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मास पे डिपेंड करता है जी, मास पे डिपेंड करता है, वो केवल मीडियम पे डिपेंड करता है। वो ग्लास है कि वाटर है कि एयर है, कितना एयर है कितना ग्लास है इस पर डिपेंड नहीं करता। सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन होता है
तेल का सरफेस टेंशन होता है, कितना तेल का कितना पानी का नहीं, तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। विस्कोसिटी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। गाढ़ापन लिक्विड का है ना, कोफिशिएंट ऑफ ईटा, ईटा से ये देखते निकाला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कितना विस्कस है। जैसे पानी देख रहे हैं, शरबत देखो किसी फ्रूट का ज्यादा विस्कस हो गया, अलकतरा देखो मैक्सिमम विस्कस हो गया, जो पीच ग्रीस कहते हैं, है ना। लिक्विड के सरफेस पे रेजिस्टेंस के रूप में भी इसको देखा जाता है। प्रेशर, टेम्परेचर कैसा टर्म होगा, यही होगा। टेम्परेचर को क्या ही मतलब है जी, मास से मतलब है क्या? टेम्परेचर को मास से मतलब है क्या? वॉल्यूम उधर लिख ही दिए थे, नंबर ऑफ मोल लिख ही दिए, अब हो गया ढेर सारा एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल पी वाई क्यू के फॉर्म में ही याद रखना। ठीक है, समझ गया ये? कभी कभी और भी लिख के आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी, कहे ना मोलर जहां लग गया इंटेंसिव हो गया। और एक बात हम बताते हैं, देखो छूटा जा रहा था, पर जहां लग गया वो इंटेंसिव, केजी पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर केजी, जहां ऊपर लगता है वो सब इंटेंसिव, है ना। और कितने तरीके से समझाएं, जहां पर लग गया इंटेंसिव, क्या बोले, जहां पर लग गया पर, मोल पर केजी, मोल पर लीटर, जहां पर लग गया, इंट्रोपी पर मोल, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी यहां पे लिखे, हीट कैपेसिटी पर मोल, है ना। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव था, मोल एक्सटेंसिव था, भागा दे दिए, मोलर हीट कैपेसिटी आ गया। मोलर हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बड़े एग्जांपल समझ गया एक्सटेंसिव इंटेंसिव का। पांचवा, रिवर्सिएबल एंड इरिवर्सिएबल प्रोसेस। रिवर्सिएबल प्रोसेस, फीलिंग आता होगा एक, नहीं आता है फीलिंग? रिवर्सिएबल कहने का मतलब, फीलिंग आ रहा है? रिवर्सिएबल कहने का मतलब जो वापस आ सके, इरिवर्सिबल का मतलब जो वापस नहीं आ सके, यही ना। देखो ऐसा चेंज, ऐसा चेंज जिससे कि इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल होता रहे, दैट इज रिवर्सिबल। ऐसा चेंज जो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाता है उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कैस्ट्रॉल जीटीएक्स वाला टीवी में प्रचार देख रहे हो, अरे देखा है सब, कैस्ट्रॉल जीटीएक्स को राहुल द्रविड़ करता था प्रचार, अभी पता नहीं कौन कर रहा है। एक सिलेंडर होता था और एक उसमें पिस्टन होता था, और वो दिखाता था कि भाई मोबिल है कैस्ट्रॉल का, इसको
डालिएगा तो स्मूथ चलेगा इंजन, और फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो ऊपर नीचे होता था। प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो एक बार हो जाए तो वो वापस नहीं आ सके, यानी जो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो वो प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, है ना। रिवर्स मतलब इनिशियल स्टेट में आ जाना फाइनल स्टेट से, और इरिवर्सिबल मतलब इनिशियल से फाइनल एक बार हुआ फिर दोबारा नहीं होगा। गाड़ी के इंजन में इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। गाड़ी के इंजन में सिस्टम पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है, आपका पहिया घूमते रहता है। अब कभी एक्सलेटर लेके गाड़ी को जंप करवा देना है, कराता ही रहता है स्टंटमैन सब, रील बाज आजकल, नहीं, पीछे वाला ऊपर फेंका जाता है, चक में उठा देता है। अब उन लोग का गाड़ी सेकेंड हैंड में साल भर में खत्म कहानी। बोले कैसे सर? एक्चुअली में क्या होता है कि वो सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर, सिलेंडर और पिस्टन। अब इतना जर्क दे दिए सिलेंडर हाई सा करके कि वो गैस बना करके वो क्या करेगा, एक और पिस्टन में उखाड़ देगा, फिर चलेगा कभी गाड़ी? प्रोसेस हो जाएगा इरिवर्सिबल। उसके अंदर होता रहता है कैसा प्रोसेस? रिवर्सिबल, है ना। पिस्टन हमेशा ऊपर नीचे ताकि क्रैंक चक्का घुमाता रहता है, और एक के बार निकल गया पिस्टन यदि सिलेंडर से, प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। थोड़ा बहुत आप चोरी कीजिएगा, मम्मी समझा देगी, आप सही रास्ते पे आ जाइएगा, रिवर्सिबल। अब आप एक आध को मर्डर करके आ जाइए तो मम्मी समझाने से कुछ होने वाला है? तो बदल गया, हो गया इरिवर्सिबल, है ना। बस यही रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कहानी है ना। द प्रोसेस, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस which occurs in very small fraction of time repeatedly, रिपीट करेगा, known as रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पे इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ऐसा है ना। कोई केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन ऐसा होता है कि PCl5 टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में, और PCl3 और Cl2 फिर जुड़ के PCl5 बना देगा। प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है ना। ये बार बार होता ही रहता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस एक बार होता है फिर नहीं होता है।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोले, जो बार बार होता है उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिएक्शन का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में रिवर्सिबल प्रोसेस, अब सांस ले रहे हैं आप रोज लेते हैं, इनिशियल फाइनल एक्सलेशन इनहेलेशन होता रहता है, रिवर्सिबल ही तो है ना। एक बार सांस लेके फिर नहीं लीजिएगा तब हो गया खत्म कहानी, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली में अचीव कर पाना या फील कर पाना थोड़ा मुश्किल ही होता है ना। जबकि जितना सारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो सब दिखता है ना। जैसे पेपर में छप जाएगा ना, फलना जगह को मर्डर हो गया, गए, इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस इतना सारा हो रहा है, पता कहाँ चलेगा। हम रोज तो पढ़ा रहे हैं, 48 घंटा के बाद आप ही से मिलते हैं, ये भी तो रिवर्सिबल, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, तो ये होगा मेनी टाइम, इनफाइनाइट टाइम, है ना। इट अकर्स इनफाइनाइट टाइम। और कहा जाता है, एक बात और कहा जाता है, प्रोसेस होने का, देखो, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए कोई ना कोई एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो आपको इनिशियल से कहां लेके जाएगा, फाइनल में। और फाइनल से इनिशियल पे आने के लिए एक होता है अपोजिंग फोर्स। अब जैसे एक दोस्त रूम में आता है और रोज मोबाइल पर कुछ ना कुछ दिखा के जाता है कि देख नहीं यार, ई वाला देख, वो ड्राइविंग फोर्स। लेकिन आप में यदि अपोजिंग फोर्स लगा हुआ है तो तुरंत समझ में आएगा, अरे हम इस काम के लिए यहाँ थोड़े ना आए, हमको तो इनिशियल स्टेट में रहना है। तो यदि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स करीब करीब बराबर होता है तो एक प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। लेकिन यदि ड्राइविंग फोर्स बढ़ गया, अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो प्रोसेस हो जाएगा इरिवर्सिबल। यानी जो प्रोसेस होना है तो होने के लिए उतना ही बल लगे जितना नहीं होने के लिए लगे, तभी होगा रिवर्सिबल। और एक बार यदि हो गया और अपोज हो ही नहीं रहा है तो वो प्रोसेस हो जाएगा इरिवर्सिबल, है ना। फिर पीछे मुड़ के देखने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ये देखिए कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस बताए। इफ ड्राइविंग फोर्स is equal or nearly equal to opposing force, the process is reversible. ये दिखता नहीं है, ये फील ही किया जा सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस सब फील वाला होता है, और जो हो जाता है, जो दिखाई देने लगता है, वो ज्यादातर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस समझता था तुम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, हाँ वो इरिवर्सिबल है। एक्चुअली में रिवर्सिबल प्रोसेस सब नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने से होता है। लिखा, लिखा, क्या लिखे अगला पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जनरली लिख देंगे। हालांकि ये चैप्टर अंत होगा यही सिखाने से, स्पॉन्टेनियसिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ ए प्रोसेस, है ना। ये छोटा बात ना है, ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन अभी जितना आप समझ रहे हो, है ना, इसको मैथमेटिकली या थर्मोडायनामिकली समझना बड़ा बात है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होगा, वो प्रोसेस जनरली रिवर्सिबल होगा। अब इसी में उल्टा उल्टा लिख देंगे, सब इरिवर्सिबल का हो जाएगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच occurs in large fraction of time, है ना, changes is very big, then process is irreversible। changes बढ़ाओ, अरे भाई तुम लोग को तो ये भी बताना होगा शायद, ये समझता है जी डेल टी और डेल टी, एगो डेल टी एगो डेल्टा टी, समझता है। डेल लगता है वेरी स्मॉल चेंज, ये शायद मैथ में इंटीग्रेशन करके निकलता है, घटा के नहीं निकलता, इसी के लिए इंटीग्रेशन होता है ना। डेल वेरी स्मॉल चेंज, ऐसा चेंज जो आपको फील ना करे, कोई बहुत समय के लिए नहीं, चेंज को पता भी ना चले। और ये डेल्टा टी ये होता है घटा के निकालने वाला, T2 माइनस T1 करने वाला, है ना। तो ये डेल टी और ये डेल्टा टी, तो डेल टी होगा रिवर्सिबल में और डेल्टा टी होगा इरिवर्सिबल में। ये लिखने का मतलब है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, है ना, ये सब चीजें आएगा। इरिवर्सिबल process which occurs in certain amount, certain time interval, occurs in certain time interval, time interval is not very small, known as irreversible process। Process which occurs in certain time interval, process in which deriving force is greater than opposing force, है ना। ये प्रोसेस जनरली स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में वो साइन नहीं देंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे, इनिशियल स्टेट कन्वर्टेड टू फाइनल स्टेट वंस नेवर बैक अगेन, है ना। यहाँ पे एक बार जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा वापस मुड़ के नहीं देखेगा, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट फाइनली, जैसे एक एग्जाम्पल तुम लोग को रिएक्शन वाला भी दे देंगे, CH4 + O2 CO2 + H2O,
ये मीथेन गैस जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर कोई तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के हम मीथेन बना दें? है कोई तरीका? तो जल गया, बात खत्म हो गया। प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल। इसको डिफरेंस टाइप कर करके भी लिखा जा सकता, वो आप लोग के थोड़ा आराम के लिए नहीं लिखते, है ना। वो प्रोसेस आइडियल था, ये रियल है ना, ये भी लिख देना। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल प्रैक्टिस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल, वो आइडियल नहीं, रियल एक्सपीरियंस नहीं है, वो दिखेगा नहीं, कहने का मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, होता ही है। रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2 टूट ही जाता है। अब देखो वहां पे सिलेंडर में पिस्टन दिखा रहे थे, तो पिस्टन का ऊपर नीचे होना रिवर्सिबल है, लेकिन उसके एवज में पेट्रोल खत्म हो रहा है ना, वो जल के वापस तो नहीं आएगा। तो पूरा प्रोसेस को हम कैसे रिवर्सिबल कर दें? मात्र वो चीज रिवर्सिबल है। ये बहुत बार होता है, इसलिए रिवर्सिबल का बर्गडन ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल का बर्गडन कम होता है। 2 पॉइंट और मिला बात करते करते। क्या लिखेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइडियल। आइडियल मतलब समझता है जी? देखो आइडियल और रियल का क्या मतलब है, दोनों सही बात है। आइडियल, जैसे एक भाई साहब बच्चा कह रहा है, भाई हमारे तो आइडियल है महात्मा गांधी, आइडियल है तो इमेजिनरी हुआ ना जी। महात्मा गांधी जो जो फॉलो करते थे आप कर रहे हो, दैट इज आइडियल। रियल क्या है? जो तुम हो, 10 बजे रात में देखे पैक मारते हैं, कहता महात्मा गांधी, बात खत्म। आइडियल महात्मा गांधी, रियल में तो पैक लगा रहा है, बात खत्म। यही है आइडियल रियल का कंसेप्ट, है ना, कि आइडियल माना जाता है, रियल तो रियल एक्सपीरियंस में होता है। तो उस हिसाब से रिवर्सिबल के तरफ क्या लिख देंगे? आइडियल प्रोसेस, है ना, आइडियल प्रोसेस, वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम। रिवर्सिबल में लिख दें, रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल होता है और वर्क ऑब्टेन इसमें मैक्सिमम। जानते हो कैसे मैक्सिमम होगा? चूंकि बार बार होगा, एक बार का एक बार से कंपैरिजन करना, देखो ये सब छोटा छोटा बात है, एकदम लॉजिकल। एक बार बर्गडन रिवर्सिबल में नहीं होता है। अब सोचो ना, वो गाड़ी का पिस्टन चल रहा है, 10 साल से गाड़ी चला रहा है, ये भाई साहब 21 साल में गाड़ी लिया, एकदम हूं कर दिया एकदम से वो तोड़ तड़ के बैठ गया। कहां पे बर्गडन मैक्सिमम मिला? बार बार हुआ तो 10 साल में बर्गडन मैक्सिमम हुआ, वो एक के बार में बर्गडन पूरा खत्म कर दिया, इसलिए बर्गडन मैक्सिमम। और एक स्टेप का बर्गडन जोड़ेंगे तब तो फिर इरिवर्सिबल का ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आइडियल होता है, वर्क ऑब्टेन पूरी तरह से इसमें मैक्सिमम होता है। अब ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंसोगे नहीं तब जाकर के आंसर कर पाओगे, यही तो लॉजिकल है। रिवर्सिबल प्रोसेस चूंकि बार बार होता है, 10 सालों तक हुआ उस सिस्टम से, और कोई एक सिस्टम लेकर करके साल भर ही वर्क किया, एक के बार पिस्टन उड़ा दिया, बस एक एक्सीलरेटर में पिस्टन उड़ा दिया, कहां पे बर्गडन ज्यादा होगा? बोलेंगे 10 साल हुआ सर। ऐसा ऐसा मानने के लिए एक स्टेप में नहीं, एक स्टेप में तो इरिवर्सिबल निकल जाएगा आगे। तो एकदम देखना रहता है,
हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये यहां पर क्या लिखाएंगे, रियल इन प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस रियल होता है, और इन प्रैक्टिस हम लोग रोज करते रहते हैं, अपने से होने वाला प्रोसेस है। और वर्क उतना मैक्सिमम रिवर्सिबल, टोटल वर्क डन इज नॉट रिवर्सिबल। नहीं लिखेंगे, आगे जाके कंफ्यूज करेगा, झूठे है ना। मिनिमम नहीं लिखेंगे, वर्क डन ठीक है ठाक होता है बस, नॉट मैक्सिमम लिख सकते, लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस लिख सकते हैं, है ना। मिनिमम नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक स्टेप का बात होगा, एक स्टेप में इरिवर्सिबल आगे निकल जाएगा, टोटल वर्क काउंट होगा तब रिवर्सिबल आगे निकल जाएगा, ऐसे एक स्टेप में इरिवर्सिबल आगे निकल जाएगा। तो वर्क इज नॉट मैक्सिमम लिख देना। हालांकि इससे हम बचपन को नफरत ही कराते हैं, वर्क इज नॉट मैक्सिमम। तो उसमें मैक्सिमम क्यों, क्योंकि उसमें बार बार होता है। यहां पर कारण लिखो, वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम एज इट अकर्स रिपीटेडली, लिखे होंगे रिपीटेडली, जोड़ देना यार, है ना। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा काम करो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ लोगे, एक के दिन 24 घंटा पढ़ लोगे, दूसरा दिन बीमार पड़ जाओ, सीधा बात यही है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, है ना। हम लोग रोज पढ़ते हैं, पीरियोडिकली 1.5 घंटा डेली पढ़ते हैं, अल्टीमेट देखिएगा तो अभी दिख रहा होगा 3 कॉपी खत्म हो रहा होगा, 2 कॉपी खत्म हो गया, आपसे एक के दिन सोचते कि पूरा लिख दें तो लिखाता, लेकिन रोज रोज पढ़ेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट, अगला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया। एगो आगे आएगा साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस तुम लोग को रिवर्सिबल ही लगता है, लेकिन यहाँ पे अलग रहता है, इसलिए अलग लिख देना। अब देखो, इसको समझने के लिए एक शब्द चलता रहता है, समय का पहिया घूमेगा और आदमी को अपना औकात पता चलेगा, है ना। कोई तुमसे कंपटीशन करते करते थक जाए तो यही बात बोल के अपना चिंता मुक्त होता है कि समय का पहिया घूमेगा और फिर औकात का पता चलेगा। साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअली में वैसे प्रोसेस को कहते हैं जो रिपीटेडली बहुत बार होता है और होने के बाद फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। मतलब एक के बार में फाइनल स्टेट नहीं पहुंचा, रिवर्सिबल की तरह मेनी टाइम्स करके अलग अलग बार वो फाइनल स्टेट में पहुंचा और फिर से इनिशियल स्टेट पे आ गया। तो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक। अब जैसे यहां से ये सिस्टम चला, यहाँ चला होगा, यहाँ चला होगा, यहाँ चला होगा, यहाँ चला होगा, फाइनली ये यहाँ पे पहुंचा और फिर से ये वापस चला गया।
अब ऐसा प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? तो एक नया नाम देना पड़ेगा, साइक्लिक प्रोसेस, है ना। कभी ऊपर चढ़ा, कभी घटा, फिर चढ़ा, फिर थोड़ा घटा, लेकिन फाइनली कहाँ चल गया? नहीं, कृष्ण भगवान यही कहते ना, समय का पहिया घूमेगा, मट्टी से आए हो मट्टी में मिल जाओगे, इनिशियल फाइनल। अब स्टेप्स तो ज्यादा है, ढेर सारा प्रोसेस हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन फाइनली कहाँ पहुंचा? ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट। ये रिवर्सिएबल नहीं ना है एक्चुअली में। साइक्लिक प्रोसेस जैसे दिमाग में जाता है तो रिवर्सिएबल कंफ्यूजन में ले आता है, इसलिए हम ये ऐसा एग्जाम्पल दिए खतरनाक वाला, इनिशियल और फाइनल स्टेट। और इसमें थर्मोडायनामिक्स से भी बातें हैं, लिखिए ना। अरे फोटो बनाओ ना, काहे जिंदा हो तो जिंदा जैसा देखो ना जी। तुम्हारा हम इतना जिंदा वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? बताओ ना, तुम लोग बताओ क्या लिखें। बहुत बार हुआ ना, अलग अलग सिस्टम में प्रोसेस बहुत बार हुआ ना। क्या लिखेंगे? व्हेन ए सिस्टम undergoing many processes and finally come into या come at initial state known as cyclic process, है ना। यही साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं आजकल। वो तो सोशल मीडिया पे भी एआई बना कर करके वो पुत्र पैदा हुआ, जवान हुआ, फिर थोड़ा और सूट वूट पहन लिया, फिर थोड़ा और हैट वैट लगा लिया, फिर झूल गया, फिर और झुक गया, फिर वो पुत्रु बन कर करके यहीं पे पहुंच गया। तो साइक्लिक जीवन का निरंतर चलता रहेगा। ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक कहते हैं। रिवर्सिएबल से कंफ्यूज नहीं करने के लिए इतना सारी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चैप्टर में ना ये सब बहुत कॉमन बात हो जाएगा कि इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज अ रिवर्सिएबल प्रोसेस। तो दिमाग में बातें रहना चाहिए कि रिवर्सिएबल और साइक्लिक में क्या अंतर है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिएबल दोनों अलग अलग है। थर्मोडायनामिक्स से के हिसाब से आगे पढ़ेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी साइक्लिक प्रोसेस का जीरो होता है ना। यदि कोई प्रोसेस साइक्लिक है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है? जीरो होता है। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस change in internal energy डेल्टा U बराबर 0 एंड चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H बराबर 0। इंटरनल एनर्जी में बदलाव और इंथैल्पी में बदलाव जीरो होता है। एक तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम लिखा हुआ है, फालतू में टॉपिक बना हुआ है इसमें।
होमोजीनियस सिस्टम किसको कहेंगे जी? जब पूरा का पूरा सिस्टम गैसियस फेज में हो, चाहे लिक्विड फेज में हो, चाहे सॉलिड फेज में हो, तो होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। और यदि एक सिस्टम में अलग अलग स्टेट्स हो। अच्छा ये बात बताओ कि ये टेंशन दे रहा है बहुत क्या, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब क्या है? सुनो देखो, इसको रियलाइज कराते हैं तुमको, पहले ये रियलाइज करो। बड़े एकदम फालतू बात सिखाने वाले हैं। हिसाब किताब, तुम लोग का हिसाब किताब देखो, 4 टर्म यहाँ पे पढ़ना है, एक एक लाइन सबके लिए हम कुछ न कुछ बोलेंगे। 4 गो टर्म यहाँ पे पढ़ना है बहुत डिटेल में। एक है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है एंथैल्पी, तीसरा है इंट्रॉपी, और चौथा है गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी। इसको लिखना नहीं है, ये बात विचार है ना। फिर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सिस्टम बताना है। सुनो, कोई भी सिस्टम होगा ना, तो थर्मोडायनामिक्स कहता है कि किसी भी सिस्टम को ये 4 तरह की एनर्जी होगी, सब एनर्जी ही है। इंटरनल एनर्जी तो एनर्जी ही है, इंथैल्पी भी एनर्जी ही है, इंट्रॉपी भी एनर्जी ही है, और फ्री एनर्जी भी एनर्जी है। और आप ही के पास सब कुछ है, चारों एनर्जी आपका है। बोले ये कैसे? हम ही हैं, ये एनर्जी कौन 4 गो है हमारे पास? तो सुनो, सिखा रहे हैं, सुनना थोड़ा सा दिमाग लगा के। कोई कोई लोग पटना आए हैं, कोई कोई रहते ही हैं, पटना आए हैं, उनके लिए बातें करेंगे कि आप एनर्जी को पैसा समझिए। यार पैसा, इससे बड़ा एनर्जी क्या है, ऐसे समझना है। अब 10,000 रुपया मिलता है, 10,000 मिलता है यहाँ रह करके। काम क्या है ये? काम क्या है? सिर्फ एक ही ठो पढ़ना। देखो ये बता रहा है, अभी घर से आया है ना। काम एक ही ठो है, पढ़ना। अब मिल रहा है पैसा 10,000। क्या 10,000 में पढ़ाई हो रहा है? ये एनर्जी अब अपने साथ आपका है। सबसे पहले यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ रहना और खाना पड़ेगा। उस रहने खाने में जो एनर्जी आपका लगता है ना, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जिस एनर्जी पे आप हैं उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जिस एनर्जी पे आप एग्जिस्ट करते हैं उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब ये हर सिस्टम का अलग अलग हो सकता है ना। आप लोग अपने में देख लीजिए, हर का अलग अलग है। हर के रहने और खाने का भाई वो मेजरमेंट नहीं करना चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी आपका, अब यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो 6,000 का खर्च हो जाता है ना। एक लाइन तो हम लिखेंगे ही। इसको थर्मोडायनामिक्स में कहा जाता है एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे लिख रहे हैं, मन करेगा तो लिख देना, नहीं करेगा छोड़ देना। ये सब प्रूव करके हम बताएंगे, है ना। ये सब प्रूव होता है चैप्टर में, कोई रटना फटना नहीं, सब प्रूव होता है। इंथैल्पी, इसको कहते हैं एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो 6,000 तो रहने सहने में खर्च हो गया साहब। अब 1,500 रुपया तो बचा के भी रखना है ना, कि कभी बुखार लग जाए, है ना, वैसा कोई प्रेशर बन जाए कि जो बहुत जरूरी हो जाए सब काम छोड़ करके। तो 1,000 रुपया वो वाला पैकेट में रखना है। कोई 500 रुपया भी रख करके खुश रह सकता है, कोई 200, कोई 100, कोई 4,000 खर्चा करेगा, किसी किसी को 60,000 भी कम पड़ने लगेगा। ये तो डिपेंड करता है ना। ये इंटरनल एनर्जी। इंट्रॉपी, ये बड़ी खतरनाक टाइप का एनर्जी होता है। इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ रैंडमनेस।
ये बार बार लिख रहे हैं हम, इसके बारे में कुछ पता नहीं है ना, अब इसको इतना न जनरलाइज कर देंगे कि हमारी भाषा ही यही होना चाहिए। एनर्जी ऑफ रेंडमनेस, यदि कोई सिस्टम है तो उसमें रेंडमनेस होगा। अब जैसे आपको हम सिस्टम बनाए थे, काम एक ही है, पढ़ना, अभी तक तो हुआ नहीं है, खर्चा हो गया 7,000, काम का खर्चा तो अभी तक हुआ नहीं। अब एनर्जी ऑफ रेंडमनेस है, रेंडमनेस कहते हैं जो आप लोग करते रहते हैं ना, कभी मन किया तो घूमे चले गए, थर्मोडायनामिक्स कहता है हर सिस्टम के साथ होगा, इसमें भी पैसे की खर्च होगी। यदि एक सिस्टम को चलना है तो वो रेंडम होगा। जैसे उस सिलेंडर पिस्टन की बात कर रहे हैं, तो जो पेट्रोल डालते हैं उससे वो क्या सबके सब चल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है क्या? तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है, पूरा सिस्टम में झंझनाहट होती है। इंजन की बात कर रहे हैं, जैसे चाबी लगाइएगा पूरा सिस्टम गन गन कर देना, ये हिलता रहता, वाइब्रेशन होता रहता। तो क्या वाइब्रेशन बिना एनर्जी का हो रहा है? तो वो वाइब्रेशन में एनर्जी कहां से आ रहा है? वही पेट्रोल जल के आ रहा है। तो वही पैसे से आपके बॉडी में भी इंट्रोपी होगा। और 500 रुपया खर्चा कर दें महीना में, चाहे 1000 रुपये कर दें, चाहे पूरे कर दें, खेल खत्म। अब क्या बचा? 6 1 7 7.5। अब जाके हुआ यूजफुल वर्क डन। गिब्स एनर्जी को वही कहते हैं, यूजफुल वर्क डन कहते हैं जी, यूजफुल वर्क डन कहते हैं गिब्स एनर्जी को। जितना एक सिस्टम से एनर्जी अवेलेबल हो जिससे कि यूजफुल काम हो, उसको क्या कहते हैं? गिब्स एनर्जी। तो 10,000 से चल के 2500 रुपया पे आए, और यही पैसा ला करके यहां दीजिएगा तो हम लोग पढ़ावेंगे। तो 2500 रुपया का बर्गडन करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, यही ये चैप्टर में समझना है कि जितना दुनिया में सिस्टम बना हुआ है, सब के सब एग्जिस्ट करने के लिए इंटरनल एनर्जी चाहिए होता है। कुछ एनर्जी वो कांस्टेंट प्रेशर पे रखता है, कुछ उसकी अपनी रैंडमनेस होती है, और तब जाकर के वर्क होता है। सिस्टम की एफिशिएंसी 30% रिपोर्टेड है, यानी 100 जूल एनर्जी देते हैं तो 30 जूल का एनर्जी आपको करके वो देता है। तो हम भी 10,000 में 2500 रुपये का यूजफुल बर्डन करा ही दिए। यहां ही बचपन मार खाता है, सब सिस्टम यहीं पे फेल होता है। ये बहुत बेकार है। अब वो लोग, पहला दिन जब गाड़ी घर में आया था, पापा सोए थे, चाबी लगा के निकल गए, वो होंडा रहे चाहे कुछ हो रहे, किसी को पता ही नहीं लगा, और हम जाके हो आए बाजार से। वही गाड़ी 10 साल के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो पूरा मोहल्ला हिलता है कि साला वो स्टार्ट किया है लगता है गाड़ी। बताइए क्या बढ़ा? एंट्रोपी बढ़ गया गाड़ी का। माइलेज मिलेगा? अब वो अपने झड़ करते रहता है, अब वो चल के माइलेज नहीं देगा, उसका माइलेज घटेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा, गिब्स एनर्जी घटेगा। हो सकता है इसको हम नहीं कम बेसी कर पाए, न कहते न इसको कम बेसी कर पाए, लेकिन ये आपके हाथ में है। ये आपके लिए भी हम कह देना चाहते हैं थर्मोडायनामिक भाषा में, यदि ये बढ़ा लीजिएगा तो ये अपने आप ही घट जाएगा, क्योंकि इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो समझा दिए ना चारों। कौन चारों जब जब लिखते हैं ना तब तक आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए कि ये सब एनर्जी है जो एक ही सिस्टम में होता है, अलग अलग सिस्टम में नहीं, एक ही सिस्टम में होता है। सब मिला करके एक सिस्टम की एनर्जी बनी हुई होती है ना। सर बताए थे कि जितना इंट्रोपी ज्यादा होगा तो यूजफुल बर्डन कम जाएगा। क्लियर है? वो लेनमा एक लिखो ना, इतना खराब भी ना लिखल है, वो एक कोना में कहीं लिखो ना।
ताकि रूबरू तो हो जाओ, बाकी तो सब ठीक ही है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस अगले दिन बताएंगे, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, नहीं वो आज ही बता देंगे, उतना किया जाता है। लिखो लिखो। इधर वाला लिखना एक एक लाइन। जो यहाँ पे रहते हैं उसके लिए बोला सर इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी तो पापे देख लेते हैं, हमारे तो दो ही टाइप का एनर्जी है, ये एंट्रोपी, ये गिब्स एनर्जी। हम तो इतने पे ध्यान देते हैं, ये बढ़ता है तो ये अपने आप ही घटने लगता है। यही वसूलने के लिए ना हम लोग एगो आदमी रख ले रहते हैं कि ये वाला जो है ना, ये जो हिस्सा अपना वाला है इसको नहीं छोड़ना है, यदि इसको छोड़िए तो ये बचपन का बढ़ने लगेगा, और जैसे ही बढ़ा वैसे ही काम का नहीं रहेगा। इसलिए ये जो है ना, ये बढ़ने नहीं देना है। माना 500 रुपये तो माना हो तो कुछ ना कुछ इंट्रॉपी होगा, लेकिन इधर वाला खर्चवा इधर करने लगेंगे तो फिर तो कम में खत्म हो जाएगा। यही होता है, होता यही है। बर्गडन तो पढ़ ही रहे थे, इस चैप्टर में आपको यूजफुल बर्गडन पढ़ना है ना, इस चैप्टर में आपको यूजफुल बर्गडन पढ़ना है, खाली बर्गडन नहीं, यूजफुल बर्गडन। और ये डिफिनेशन आपके समझने के लिए है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस लिख करके मेरा डिस्टर्ब कर दिया, फालतू टर्म है जी। होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम in which working substance are in same phase, are in same phase, that is either gas, liquid or solid, then it called as homogeneous system, है ना। यदि सिस्टम में जो वर्किंग सबस्टांस है ना, काम करने वाला सबस्टांस सब सेम फेज में है तो सिस्टम को होमोजीनियस कहेंगे, या आप कह सकते हैं सिस्टम होमोजीनियस है, सब कुछ एक साथ है। और हेट्रोजीनियस में आइदर गैस, लिक्विड और सॉलिड एंड इट। अच्छा एक अगला पॉइंट लिख देते हैं। एक तो होमोजीनियस का डिफिनेशन तुम लोग बहुत बच्चे से पढ़ा होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा था। अब तो मेरे पास तो लगता है कुछ पढ़ भी नहीं गया था, सीधा उठ के आया। किसको कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम? होमोजीनियस किसको कहते हैं?
जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है ना। तो हम अभी लिखे हैं कि जिसका वर्किंग सबस्टांस एक ही स्टेट में हो, मतलब गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो। जैसे वो सिलेंडर और पिस्टन, उसके अंदर वर्किंग सबस्टांस कौन सा है? तो उसके अंदर बाबू पेट्रोल का एक दो बूंद जाता है और वही दो बूंद वेपर बन जाता है और वेपर बन के पिस्टन को धक्का देता है। तो गैसियस सबस्टांस है। और ये गैसियस सबस्टांस यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिस्टम को होमोजेनियस कहेंगे। द वर्किंग सबस्टांस is uniformly distributed. A heterogeneous system in which working substance is in different phase. अरे बहुत भारी नहीं है, ये सॉलिड लिक्विड आइस वाटर के साथ है, वाटर वाटर वेपर के साथ है। तो जो सिस्टम बन गया वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। सिस्टम इन विच वर्किंग सबस्टांस इज इन डिफरेंट फेज, इट नोन एज heterogeneous system. The working substance is not uniformly distributed. हाँ, यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या? भी अगला दिन आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। आज ही कर लेते, लेकिन छोटे छोटे बात ये सब रह जाते। ये सब अच्छा बात हो गया सब। अगला दिन बताना है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आई